चलिए शुरू करते हैं हम अपना AS29, दैट इज प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन contingent liabilities and contingent assets। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। या देखिए, सबसे पहले आपको इन तीनों के मतलब समझने की जरूरत है कि व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड व्हाट इज कंटिंजेंट एसेट्स। तो लिखना शुरू करना पहले मेरे संग संग। तो सबसे पहले हम प्रोविजन का मतलब लिखते हैं। तो प्रोविजन की साफ डेफिनेशन है, प्रोविजन मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arising from past events and settled through outflow of resources। ठीक है जी। प्रोविजन मीन्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड सेटल्ड थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। इतनी हमने डेफिनेशन लिख ली। इसके आगे एक और चीज हम ऐड करेंगे, एंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग substantial degree of estimation। ठीक है, पहले इसको जान लेते हैं बिकॉज इसी पे लगभग बेस्ड होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, प्रोविजन मींस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट की ऑब्लिगेशंस होती है ये। ठीक है, मींस अब आज हमारे पास इसको पे करने की ऑब्लिगेशंस है, हमें पे करना ही पड़ेगा। कहाँ से अराइज होगा ये? पास्ट इवेंट्स, पास्ट में हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी होगी, पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिनसे ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी, और ये सेटल्ड होगी थ्रू रिसोर्सेज। मींस हमें कुछ कैश, माइट बी एसेट्स लिक्विडेट करनी पड़े इसको सेट ऑफ करने के लिए। रिसोर्सेज तो हमारे वही है ना, एक प्राइमरी रिसोर्स है कैश, दूसरा मान लो हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है तो हमने कोई भी रिसोर्सेज हमने लिक्विडेट करा। एंड कैन बी मेजर्ड, ये सबसे मेन है, कैन बी मेजर्ड यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। मीन्स हमारे पास कुछ मेजर्स करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस हैं, किसी आधार पे हमने इसको तय करा है कि हाँ जी इसको हमें पे करना ही पड़ेगा। और इसको क्या कहते हैं? वाइल यूजिंग सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मीन्स उसकी महत्वता है, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन मीन्स हमें लग रहा है कि भाई ये होगा ही होगा। सबसे एक साइड में एक चीज लिख लेना, प्रोविजन की हमेशा जो होती है ना, चांसेस ऑफ अकरेंस होती है, जो भी प्रोविजन की चांसेस ऑफ अकरेंस ऑलवेज मोर देन 50% होती है, मोर देन 50%। ठीक है, इसी चीज को मैं अभी कनेक्ट करूंगा कंटिंजेंट लायबिलिटी के संग भी। ठीक है, तो सिंपल चीजें हैं, प्रोविजन मींस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स सेटल्ड थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड कैन बी मेजर्ड, किससे मेजर करेंगे? यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। और बेसिस क्या होगा? हमेशा हमें पता होगी, मतलब मैनेजमेंट से एस्टिमेशन आएगी। लेट्स से कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, हमारी कोई कोर्ट केस पेंडिंग था लास्ट 5 सालों से, बट अब उसका फाइनल फैसला आने वाला है। मैनेजमेंट ने अपने लॉयर से कंसर्न करा, कि अपनी लीगल टीम से कंसर्न करा कि आपको क्या लग रहा है, तो लीगल टीम ये कह रही है कि जो केस है वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट जा रहा है, देर इज ह्यूज चांसेस, देर इज अ वेरी मच चांसेस कि हम केस को हार जाएंगे, बस 5% चांसेस है कि हम जीत जाए। तो मीन्स हमने लीगल टीम से ही पूछा कि अगर हम ये हार जाते हैं तो हमें कितना अमाउंट ऑफ पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी या फिर कुछ भी क्लेम कह लो, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए। तो इसी 10 लाख को पे करने के लिए हमने क्या कर लिया, अभी से ही प्रोविजन बना दिए, बिकॉज वहां बेसिस मिल गया लीगल टीम का, और चांसेस ऑफ अकरेंस मोर देन 50%, साफ लॉयर ही कह रहे हैं हमारे कि भाई चांसेस 50% से ज्यादा हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। तीनों के मतलब सीखेंगे हम, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं होता, आप एक चीज बस इतना समझ लो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं समझना, आप बस इतना समझ लो, जो भी प्रोविजन आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, जो भी प्रोविजन आप मेजर नहीं कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर उसके चांसेस ऑफ अकरेंस कम है 50% से, मीन्स अप टू परसेंट है 50% है, तो उसको आप कहाँ डाल दो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी में। क्या सिचुएशन बताई मैंने? 2 सिचुएशन बताई है बच्चों आपको यहाँ पर, क्या वो दोनों देख लो। एक तो इसी के संग लिख रहा हूं, चांसेस ऑफ अकरेंस इज अप टू 50%, ठीक है। चांसेस ऑफ अकरेंस क्या है? इज अप टू 50%। और दूसरा क्या है? प्रोविजन, वो प्रोविजन विच कुड नॉट बी मेजर्ड, जो मेजर्ड हो ही नहीं पाए, वो हमें तभी पता चलेगा जब वो पूरी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं हम? कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी के 2 अलग अलग सिचुएशन है, बीच में और है बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि दोनों सिचुएशन होनी चाहिए, बीच में और है। क्या है वो प्रोविजन? सबसे पहले वो प्रोविजन जिसके चांसेस ऑफ अकरेंस लेस देन 50% हो या 50% हो, तो उसे आप कंटिंजेंट लायबिलिटी में डाल दो। वो प्रोविजन जिसको आप मेजर्ड नहीं कर पा रहे हो, भाई मान लो कोर्ट केस पेंडिंग तो है, हारने भी वाले हो, अबाउट टू लॉस, हारने भी वाले हो, बट अब जब हमने अपनी लीगल टीम से पूछा कि आप हमें बता सकते हैं कि कितना अमाउंट हमें यहाँ पे करना पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा इसका कोई अंदाजा नहीं है, ये तो कोर्ट के जज पे फैसला है कि वो कितना देते हैं। तो हमने कहा तो क्या बेसिस होना चाहिए अभी इस समय? तो हम उसे में क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी में एज अ फुटनोट शो कर देंगे। क्या कर देंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी में एज अ फुटनोट शो कर देंगे। और एक और चीज़ है, मैं आगे भी इसका एक ग्राफ बनाऊंगा आपसे, बट एक और चीज़ अभी आप यहीं देख लीजिए कि प्रोविज़न को हमेशा हम P&L के थ्रू रूट करा देते हैं एज एन एक्सपेंस, कि भाई प्रोविज़न हमने बना दिया है, बट हमेशा किसको? कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम हमेशा फुटनोट पे ले जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ बचती है, दैट इज कंटिंजेंट एसेट्स, ठीक है। कंटिंजेंट एसेट जैसे हम कोई चीज़ मानते ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, बस एक टर्म है तो उसे हमें क्लियर करना है। सिंपल देखिए कंटिंजेंट एसेट होती क्या है, ठीक है। देखिए यस, कंटिंजेंट एसेट मीन्स, सबसे पहले कंटिंजेंट एसेट मीन्स एक कोई ऐसी चीज जिसकी अकरेंस ना अभी पता नहीं है हमें। सिंपल क्या चीज है? जिसकी अकरेंस इज नॉट यट, सबसे मेन चीज सर्टेन, मिलेगा इन फ्यूचर में, बट अभी कुछ पता नहीं है कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। भाई कंटिंजेंट है, क्या है? कंटिंजेंट है, तो भाई सर्टेन तो होगा ही नहीं। बट यहाँ क्या लिख दिया? जिसकी अकरेंस अभी सर्टेन नहीं है। और सबसे मेन चीज बस इतना याद रख के समझ लो कि इसका कोई रोल ही नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल है, नॉट रिकॉर्डेड इन एफएस। अगर हमसे सिंपल आईसीआई क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक क्लेम है, ठीक है, जो सर्टेन नहीं है, नॉट सर्टेन, 20 लाख का है, अगले 10 ईयर्स में मिल जाएगा, हम कहेंगे भाई कंटिंजेंट एसेट है, करंट एसेट नहीं, कंटिंजेंट एसेट है, बट नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, एज पर AS 29। इसका डिस्क्लोजर AS 29 मना करता है देने के लिए कि कहीं भी इसका डिस्क्लोजर आपने देना ही नहीं है, ठीक है जी। ये चीज हो गई। 3 डेफिनेशन यहां मैंने आपको कराई है। फर्स्ट वन इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन कराया पहले मैंने, फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी कराई मैंने, और आपको मैंने कंटिंजेंट एसेट कराया। अब बस सिंपल आप एक मेरे से ग्राफ देख लेना, होता क्या है, बस उसी पे उन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं आईसीआई की तरफ से हमारे। देखो
हाँ जी, देखना शुरू करो। सिंपल है, 3 चीजें, प्रोविजन, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। इसको हम रूट कराते हैं थ्रू पीएनएल, पीएनएल के थ्रू इसको हमें रूट कराना पड़ता है। इसको नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं देते हम इसको, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं आता इसका। इसको क्या करते हैं हम, इसको हम एज अ फुट नोट शो कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के लास्ट में एज अ फुट नोट हम इसको शो कर देते हैं। तो इस 3 चीज़ों को याद रखना। अगर प्रोविजन है तो पीएनएल में जाएगा, कंटिंजेंट एसेट्स है तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसका फुट नोट आएगा, ठीक है। इन्हीं 3 डेफिनेशंस को आपने याद रखना है अपने एग्जाम में, और इन्हीं तीनों डेफिनेशन के बेसिस पे AS 29 का कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपको करना है। ओके, थैंक यू सो मच।